स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि इस लेक्चर से पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे मास इफेक्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी को, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल ली थी, अब इस लेक्चर में हम एक लाइटर एलिमेंट की एग्जांपल लेंगे जो कि है हीलियम। ठीक है, हीलियम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसे He से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसका ये सिंबल होता है और उसके अंदर जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो होता है 4। ठीक है, और जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि हीलियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, वो होता है 2। ठीक है, और जो हमारे पास हीलियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है वो किस तरह से आता है, वो आता है A-Z। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 - 2। दैट मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा 2। और जो स्टूडेंट्स हीलियम का एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक मास होता है, ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे M से, और ये होता है 4.00281 U। ठीक है, जो U है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स को। तो स्टूडेंट्स अब हम हीलियम के जो मास इफेक्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो मास इफेक्ट है उसका हमने देखा था कि उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा M इक्वल्स टू ZMP प्लस A-Z इनटू MN माइनस M। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा M है ये तो मास डिफेक्ट को शो कर रहा है, और जो Z है ये एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो कर रहा है। MP जो है ये प्रोटॉन्स के मास को शो कर रहा है, प्लस A-Z जो है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को शो कर रहा है। ठीक है, और जो MN है ये यहाँ पे शो कर रहा है न्यूट्रॉन्स के मास को, और N जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस के एक्सपेरिमेंटल मास को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Z की जगह आ जाएगा 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मास ऑफ प्रोटॉन से, तो वो हमारे पास होता है 1.00727 U। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास है 2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है Mn यानी कि न्यूट्रॉन्स के मास से, जो कि हमारे पास होता है 1.00865 U। ठीक है, माइनस 4.00281 जो कि हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.02903 U। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है मास डिफेक्ट की वैल्यू जो कि हमारे पास यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स में है। तो स्टूडेंट्स अपनी इन कैलकुलेशंस को एक स्टैंडर्ड वे में लाने के लिए हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम्स में। ठीक है, तो 1 U यानी कि 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स इक्वल होते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास 0.02903 U इक्वल हो गए 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.02903 के। ठीक है, तो इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 0.0481 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये मेरे पास आ गई है मास डिफेक्ट डेल्टा M की वैल्यू जो कि है किलोग्राम्स में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसी मास डिफेक्ट को यूज करते हुए हम बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए जो रिलेशन हमारे पास मौजूद है वो होता है बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा MC²। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेल्टा M है ये मास डिफेक्ट को शो कर रहा है, और जो C है ये यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0.0481 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम जो कि हमारे पास मास डिफेक्ट की वैल्यू है, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास C² यानी कि हमारे पास 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब मैंने कैलकुलेट किया है तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.4329 इंटू 10⁻⁻11 जाउल। ठीक है, ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करें तो उसके लिए हमारे पास
कितने जॉल्स कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल इक्वल होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, दैट मीन्स के 1 जॉल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल हो गए? वो इक्वल हो गए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने जॉल्स को कन्वर्ट करना है? हमने कन्वर्ट करना है 0.4329 इंटू 10⁻⁻11 जॉल। वो इक्वल हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय 0.4329 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.2706 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 10⁻8 जो है उसको इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास बन जाए इंटू 10⁻2 और इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो 10⁻6 है उसको हम मेगा में कन्वर्ट कर लेंगे और ये जो 10⁻2 है इसके जैसे डेसिमल पॉइंट हमारा शिफ्ट होगा तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 27.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई है, यानी कि ये वो हमारे पास एनर्जी आ गई है जो कि हमें रिक्वायर्ड है कि हम इस हाइड्रोजन एटम के हीलियम एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करें और इसके जो न्यूक्लियस है उसको न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करें, तो हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जब हमने ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की थी तो उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी आई थी उसको मैं BeO से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और ये जो हमारे पास हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी आई है उसे मैं BeHe से यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी आई थी वो आई थी 118.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास चूंकि ऑक्सीजन के अंदर ज़्यादा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं एज़ कम्पेयर टू हीलियम के, तो इसीलिए उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड थी वो भी ज़्यादा आई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक ग्राफ को डिस्कस करेंगे अब, जो कि हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का। ठीक है, जो कि हमारे पास है मैस नंबर के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हम एक तरफ रख लेते हैं ताकि हमारे लिए लिखना आसान हो दूसरी तरफ। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ग्राफ है इसके वाई एक्सिस पे हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी कि जब हम बाइंडिंग एनर्जी को, ठीक है, डिवाइड कर देंगे ए से, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास मैस नंबर है तो हमारे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे मौजूद है वो हमारे पास है मैस नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास जो मैस नंबर है वैसे वैसे हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और वो इंक्रीज कहाँ तक होती है? वो ऑलमोस्ट इंक्रीज होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक। ठीक है, और कहाँ तक मैक्सिमम होती है? 58 मैस नंबर तक। ठीक है, और ये 58 मैस नंबर किसका है? ये है आयरन का। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे ये 58 एटॉमिक मास नंबर तक सबसे मैक्सिमम हमारे पास आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। ठीक है, और वो डिक्रीज कहाँ तक होती है? वो डिक्रीज होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये हमारे पास कितने मैस नंबर तक मौजूद है? ये हमारे पास है 238 मैस नंबर तक ये मौजूद है। ठीक है, तो सुनिए यहाँ पे दैट मीन्स कि हमारे पास जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी आई है वो किसके लिए आई है? वो आई है आयरन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आयरन है वो सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई है उसका, कि उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें अगर हम उसको ब्रेक करना चाहें इनटू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और दूसरी बात यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम आयरन से जो पिछले हमारे पास मैस नंबर्स हैं, यानी कि इससे जो छोटे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनमें बाइंडिंग एनर्जी कम है। दैट मीन्स कि हम उन्हें फ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपस में जब मिलाएंगे तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन। ठीक है, जो कि यहाँ पे ग्राफ में मेंशन्ड है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो आयरन के बाद के एलिमेंट्स हैं उनमें फिजन का प्रोसेस होगा, यानी कि जो हमारे पास हैवी एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स, और जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी लिबरेट होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने हीलियम के एग्जाम्पल को डिस्कस किया है और बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ को भी देखा है।